ऑपरेशन ब्लू स्टार और दिल्ली में हुए सिख नरसंहार की कहानी आज तक लोग भूल नहीं पाए। ये यादें अक्सर ताजा होती हैं, लेकिन इन घटनाओं के बाद खालिस्तानी संगठनों ने जो किया वह विश्व के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। खालिस्तानियों की कायरता की ये कहानी ऐसी है जिसमें करीब 86 से ज्यादा बच्चों की हत्या की गई थी। आज हम आपको 20वीं सदी में हुए ऐसी ही खालिस्तानी आतंकी घटना का विश्लेषण देंगे जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था और सैकड़ों लोगों की लाशों का आज तक पता भी नहीं चल पाया है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल साल 1985 में कनाडा स्थित मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है जिसका लास्ट डेस्टिनेशन था मुंबई, लेकिन बीच में फ्लाइट को लंदन में हॉल्ट लेना था, इसलिए फ्लाइट आयरलैंड के एयर स्पेस में एंटर होती है। आयरिश कोस्ट के करीब 200 मील दूर जब प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर था, अचानक रडार से गायब हो जाता है और हुआ वहीं जिसका सबको डर था। प्लेन 31,000 फीट की ऊंचाई से सीधा समंदर में गिरा। ये वही दिन था जब अटलांटिक महासागर 86 बच्चों समेत 329 लोगों के लिए कब्रगाह बन गया। वहां से करीब 1000 मील दूर टोक्यो के एयरपोर्ट पर उसी दिन एक और घटना हुई। इस प्लेन हादसे से करीब 1 घंटा पहले ही टोक्यो में बैगेज एरिया में एक बम फटा और 2 लोगों की जान चली गई। इन मामलों की जब तहकीकात शुरू हुई तब ये बात किसी के जहन में नहीं आई थी कि इन दोनों हादसों के बीच कोई कनेक्शन भी हो सकता है। बाद में पता चला कि इस साजिश का निशाना था भारत और इस साजिश को अंजाम देने वाला संगठन था बब्बर खालसा। शुरुआत घटना के एक दिन पहले से करते हैं, यानी 22 जून से। क्या हुआ था उस दिन? 22 जून 1985 को सुबह सुबह करीब 9 बजे मंजीत सिंह नाम का एक शख्स वैंकूवर एयरपोर्ट पर पहुंचा और पहुंचते ही यह डिमांड करने लगा कि उसका बैगेज चेक इन करवा दिया जाए। टिकट में मंजीत का नाम एम सिंह लिखा था। मंजीत को वैंकूवर से टोरंटो तक फ्लाइट पकड़नी थी, जहां एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्क में उसका टिकट बुक हुआ था। कनिष्क का आखिरी डेस्टिनेशन इंडिया था और उसे बीच में लंदन में हॉल्ट करना था। मंजीत के हिसाब से वो चाहता था कि उसका जो बैगेज है वो सीधे एयर इंडिया की फ्लाइट में चेक इन करा दिया जाए ताकि टोरंटो में उसे दोबारा परेशानी न उठाना पड़े। लेकिन दिक्कत ये थी कि मंजीत का टिकट वेटिंग पर था। एयरपोर्ट एजेंट जेनी एडम्स ने मंजीत को बताया कि वेटिंग टिकट पर वो डायरेक्ट बैगेज चेक इन नहीं कर सकती। चूंकि उसका टिकट बिजनेस क्लास का था, इसलिए काफी आनाकानी के बाद जेनी चेक इन कराने को तैयार हो गई और मंजीत का लाल रंग का सूटकेस चेक इन करा दिया गया। इसके बाद शाम 4 बजे प्लेन में बैठकर 30 लोग वैंकूवर से टोरंटो पहुंचते हैं। मंजीत का बैग भी पहुंच जाता है, लेकिन वहां मंजीत नहीं था। वो फ्लाइट में बैठा ही नहीं था। टोरंटो में एयर इंडिया के स्टाफ सामान की चेकिंग कर रहा था, तब इत्तेफाक से एक्सरे मशीन खराब हो गई। एक हैंड हेल्ड स्कैनर से सामान को चेक किया गया। इस दौरान मंजीत के बैग के पास हल्की से बीप की आवाज सुनाई देती है, लेकिन कर्मचारी उसे इग्नोर कर देते हैं और मंजीत का बैग एयर इंडिया फ्लाइट 182 में चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद टोरंटो से फ्लाइट 182 मॉन्ट्रियल पहुंचती है, जहां कुछ और लोग उसमें सवार होते हैं। अब तक यात्रियों की संख्या 307 हो चुकी थी, जिनमें से 268 कनाडा के नागरिक थे और उनमें से लगभग 84 बच्चे थे। साफ तौर पर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फ्लाइट का लास्ट डेस्टिनेशन मुंबई था तो उसमें ज्यादातर लोग कहाँ के होंगे। उधर वैंकूवर में 22 जून की दोपहर ठीक यही स्क्रिप्ट दूसरी बार दोहराई गई। बस इस बार एम सिंह नहीं बल्कि एल सिंह नाम का एक आदमी आता है और कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस में एक दूसरा सूटकेस चेक इन कराता है। ये फ्लाइट टोक्यो जा रही थी, जहां से एल सिंह ने एयर इंडिया की फ्लाइट 301 में एक कनेक्टिंग टिकट बुक कराया था। इस बार भी वही हुआ। वहां उसका सूटकेस तो बड़े आराम से पहुंच गया, लेकिन एल सिंह वहां नहीं था और पहले की फ्लाइट 182 की तरह ही ये सूटकेस भी एयर इंडिया की फ्लाइट में चढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एल सिंह से एक गलती हो गई। दरअसल कनाडा और अमेरिका में डे लाइट सेविंग चलती है, यानी गर्मियों में घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है और जाड़ों में 1 घंटा पीछे। लेकिन टोक्यो में डे लाइट सेविंग का नियम नहीं है, इसलिए जब सूटकेस टोक्यो में बैगेज एरिया में था तभी उसमें विस्फोट हो गया। चूंकि टाइमर लगाते वक्त डे लाइट सेविंग का ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए वक्त से पहले ही सूटकेस में विस्फोट हो गया। इस घटना में 2 लोगों की जान गई, लेकिन गनीमत यह रही कि इस बार एयर इंडिया फ्लाइट 301 के सभी यात्रियों की जान बच गई थी। जिस समय टोक्यो में विस्फोट की खबर आई, एयर इंडिया फ्लाइट 182 यानी कनिष्क आयरलैंड के आसमान में थी और लंदन की ओर जा रही थी। आयरिश समय के अनुसार 23 जून 1985 को सुबह के 9 बजे थे जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस बात की इत्तला हुई कि विमान रडार से गायब हो गया है।
तब तक किसी को नहीं पता था कि विमान में विस्फोट हुआ है। थोड़ी देर बाद विस्फोट की खबर सामने आई और विमान का मलबा बीच समंदर में फैला हुआ था। जब तक बचाव दल पहुंचा, उन्हें सिर्फ 141 लोगों की लाशें मिल पाई। इनमें नवजात बच्चे भी थे। बाकी बचे लोगों को समंदर की लहरें दूर ले गईं और उन्हें कभी खोजा न जा सका। पोस्टमार्टम में पता चला कि कुछ लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी के कारण और कुछ लोगों की जान दम घुटने के कारण गई थी। आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और दिल्ली में सिख नरसंहार के चलते कनाडा के खालिस्तानी सिख समुदाय में बहुत ज्यादा गुस्सा था। मामला 15,000 मील दूर एक थर्ड नेशन का था और सबसे बड़ी बात थी कि गोरे कैनेडियंस का इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। ये वो दौर था जब खालिस्तान, हिंदू, सिख ये शब्द कैनेडियन लोगों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर थे। यहाँ तक कि घटना से 2 हफ्ते पहले रॉ ने कैनेडियन सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले में आगाह भी किया था। ये भी बताया था कि प्लेन पर हमला हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मामले में चूक की। प्लेन अटैक के दिन यानी 23 जून तक पुलिस ने तलविंदर सिंह परमार का फोन टैप किया हुआ था। हमले के 4 दिन पहले उन्होंने फोन पर परमिंदर को किसी को कहते सुना, कहानी लिख दी है। दूसरी तरफ से जवाब आया नहीं। इस पर परमिंदर सिंह ने जवाब दिया, लिख दो। हमले के 1 दिन पहले परमिंदर के पास एक और कॉल आया जिसमें दूसरी तरफ से कहा गया, कहानी लिख दी है, देखना है तो आ जाओ। दूसरी तरफ से बोलने वाले शख्स का नाम था हरदीप सिंह जोहल और कहानी लिख देने से यहाँ मतलब फ्लाइट में टिकट बुक कराने से था। बम तैयार करने की जिम्मेदारी थी इंद्रजीत सिंह रियाद की। ब्रिटिश कोलंबिया में रहने वाला इंद्रजीत ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सबसे कहते हुए घूम रहा था कि भारत से बदला लेना है। उसने बाकायदा बम बनाने का सामान भी लोकल स्टोर से ही खरीदा, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कारण वही जो पहले बताया था, भूरे लड़ मर रहे थे और गोरों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। हमला इतना बड़ा था कि इसमें कुल 331 लोगों की जानें गई, लेकिन अगले 6 साल तक पुलिस किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाई, जबकि कॉल रिकॉर्ड समेत पूरी रिपोर्ट उनके पास थी। इसकी वजह थी लापरवाही। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रांसलेट करवा के ओरिजिनल फिल्म को मिटा दिया था, जिसके कारण अदालत में उनके पास पेश करने के लिए ये महत्वपूर्ण सुराग भी नहीं था। मामले में नाम आने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया हुआ था, लेकिन एक को भी जेल नहीं हुई। 29 अप्रैल 1986 को इंद्रजीत सिंह रियाद ने इस बात को कबूला कि उसके पास विस्फोटक सामग्री थी, लेकिन उसे भी $2,000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। इसके बाद रियाद अपने परिवार समेत ब्रिटेन जा बसा। दूसरी तरफ जापान में हुए बम धमाके के सबूत जापान की पुलिस के पास थे। आखिर में जापान में 2 लोगों की हत्या के जुर्म में रियाद को गिरफ्तार कर कनाडा लाया गया, जहां उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। हादसे के 15 साल बाद साल 2000 में पुलिस ने बागरी और मलिक पर केस दर्ज किया, लेकिन कनाडा में यह मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि इसका नाम ही एयर इंडिया ट्रायल रख दिया गया। केस के दौरान एक गवाह की हत्या कर दी गई, जबकि एक को विटनेस प्रोटेक्शन में भेजना पड़ा। मामले की नाजुकता को देखते हुए $7.2 मिलियन का एक अलग कोर्ट रूम बनाया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में बागरी और मलिक को रिहा कर दिया गया। रियाद को इस मामले में 5 साल की और सजा हुई और 2011 में उसे अदालत में झूठ बोलने के मामले में 9 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। एम सिंह और एल सिंह, जिन्होंने एयरपोर्ट पर सूटकेस पहुंचाए थे, उनकी पहचान कभी नहीं हो सकी। इस खालिस्तानी आतंकी हमले में तलविंदर सिंह परमार का रोल प्रमुख था। पुलिस ने उस पर भी केस दर्ज किया, लेकिन सबूतों के अभाव में वो रिहा हो गया। इसके बाद परमार पाकिस्तान चला गया और वहां से साल 1992 में भारत पहुंचा। यहाँ एक पुलिस इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। इस घटना ने खालिस्तान चरमपंथियों के बीच एक नई थ्योरी को जन्म दिया। इस थ्योरी के अनुसार परमार भारत का एजेंट था और उसने प्लेन गिराने की साजिश इसलिए रची कि खालिस्तान आंदोलन को डिस्क्रेडिट किया जा सके, जबकि भारत में जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि परमार कई बार राजीव गांधी की हत्या का प्लान भी बना चुका था। कनाडा सरकार ने 25 साल तक इस इन्वेस्टिगेशन को खींचा। खर्चा हुआ 46,800 करोड़ रुपए। इस मामले में सिर्फ एक शख्स को जेल हुई और उसे भी साल 2017 में रिहा कर दिया गया। इसी प्लेन हादसे में एक्टर इंदर ठाकुर भी अपने परिवार सहित चल बसे थे। ये वही इंदर ठाकुर हैं जो फिल्म नदिया के पार में सचिन पिलगांवकर के बड़े भाई बने थे। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।